नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। 16वीं लोकसभा चुनाव का एक अर्थ नए चेहरों की निर्णायकता है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे कई नाम हैं जो भारत राष्ट्र राज्य की अगली सत्ता के चेहरे होंगे। इसमें अखिलेश यादव का बहुत बड़ा मतलब है। एक तो उत्तर प्रदेश के जरिए लाल किले का रास्ता है, दूसरे लोकसभा की 80 सीटों वाले प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश का जैसा और जो जादू मतपेटियों में निकलेगा उस पर नरेंद्र मोदी का भविष्य निर्भर है। आज अखिलेश यादव से एक खास चुनावी बातचीत है। मेरा पहला सवाल नौजवानों की उम्मीदों पर खुद अखिलेश के खरा उतरने या न उतरने पर है। अखिलेश जी, मेरा मानना है कि आप इस देश के नौजवान नेताओं में सर्वाधिक भाग्यशाली है, इसलिए कि देश के सबसे बड़े प्रांत, 80 लोकसभा की सीटों वाले प्रदेश और सर्वाधिक यूथ पॉपुलेशन वाले स्टेट के इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। लेकिन हिसाब से जो नौजवानों में बतौर यूथ नेता आपने उम्मीदें पैदा की थी, वो उम्मीदें हिसाब से आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद में, आपके सत्ता के प्रयोग के बाद में आपके साथ जुड़नी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी की तरफ या अरविंद केजरीवाल की तरफ वो यूथ आज देखता हुआ नजर आता है? क्या आखिर कहाँ डिस्कनेक्ट क्या हुआ? ये देखिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ आपने भाग्यशाली कहा, वहीं आप ये भी स्वीकार करेंगे कि 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों में और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो जहाँ भाग्यशाली हैं वहीं चुनौतियाँ भी हैं और कठिनाइयाँ भी हैं। और समाजवादी पार्टी की क्योंकि सरकार है और उत्तर प्रदेश में अभी अभी बहुमत मिला था, 2 साल का काम करने का मौका मिला और उसके बाद फिर हमें जनता के बीच में जाने पड़ रहा है। हालांकि जाना 5 साल के बाद था, 2 साल में ही सरकार को, समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में जाना है। तो बहुत से काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने। और ख़ास करके मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार और सबसे अच्छा संगठन अगर किसी पार्टी के पास है नौजवानों का और युवाओं का, तो वो समाजवादी पार्टी पर है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो यूथ जो फोर्स थी वो आपके साथ, पूरा देश का यूथ हिसाब से आपकी तरफ देखना चाहिए था। क्या है कि समाजवादी पार्टी और हम लोग प्रचार में कमज़ोर हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं मैसूर भी गया था, कर्नाटक भी गया था और मध्य प्रदेश में भी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, झारखंड में भी कार्यक्रम हुए हैं पार्टी के, और मैं खुद गया हूँ। बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित दिखाई दी। मतलब देश के बाकी हिस्सों में लेकिन यहाँ जो है, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ रही है, कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई मैं सचमुच में काम कर रहा हूँ, कुछ कन्विंस करना पड़ रहा है। मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी काम में आगे है, प्रचार में पीछे है। और जिस तरह का चुनाव हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को घेर लिया है लोगों ने। आप एक कोने से दूसरे कोने देखेंगे, फिल्म कलाकार आ गए हैं, दूसरे पार्टी के कईयों के छेद बदल दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनका नेता उत्तर प्रदेश से लड़ेगा तो उनको मौका ज़्यादा मिल जाएगा प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि प्रधानमंत्री आखिरकार उत्तर प्रदेश से ही उसकी 80 सीटें ही चुनौती है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का बहुत लोकसभा का महत्वपूर्ण चुनाव है। परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और इसलिए आएंगे कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। नहीं, आपके अनुसार इस चुनाव में आपने जो भाषण कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जो आपकी प्रचार की थीम है, उसमें आप क्या विजन, क्या दृष्टि दे रहे हैं कि हम अगर नेताजी हमारे प्रधानमंत्री बने दिल्ली में तो क्या करेंगे आखिर? और उसमें यूथ को लेकर, क्योंकि 35% से ज़्यादा जो मतदाता है यूथ है, जिसका आपको एक तरह से पितृ ऋण चुकाना है, पिताजी को बनाना है, और वो यूथ के जरिए होगा। तो क्या विजन दे रहे हैं, क्या दृष्टि है? जहां हम ये कहते हैं कि नौजवान सबसे ज़्यादा है, हमें कहीं न कहीं ये भी देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और देश में जब नौजवान ज़्यादा है तो ये नौजवान बहुत दिनों तक कम उम्र का नहीं रहेगा। जो 35 साल का है, 10-15 साल अगर उसे मौका नहीं मिला और सही दिशा में नहीं मोड़ा तो यही नौजवान बुजुर्ग दिखाई देगा, बूढ़ा दिखाई देगा। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल है और देश के पास भी जो भविष्य में जिसकी भी सरकारें बने, समय कम है,
15-20 साल में परिणाम देना है। और मैं समझता हूँ जो समाजवादी नीतियां हैं, जो समाजवादी कार्यक्रम हैं, कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके और खासकर नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नहीं तो वो नौजवानों को इसलिए हाँ जी, मैं देखिए, आप उत्तर प्रदेश में जब बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आंकड़ा देश का अगर हम लें और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े ठीक नहीं है तो वो आंकड़े देश के ठीक नहीं रहते। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी बड़ी है और उत्तर प्रदेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों की तरफ ध्यान दिया सरकार ने, उनका कर्ज माफ़ी कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, समय पर बीज, समय पर खाद, और फिर नौजवानों को लेकर के हम लोग निकले और नौजवानों के लिए भी बड़े काम किए हैं। मान लीजिए देश में किसी भी सरकार ने 500 सीटें MBBS नहीं बढ़ाई होंगी। नए इंजीनियरिंग कॉलेज 3 सरकारी बन रहे हैं, प्राइवेट तो हैं ही बहुत। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी बन रहे हैं, सरकार की भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 3 बना रहे हैं और अगले समय में जो 2-3 साल का और मौका मिलेगा उसमें 5 मेडिकल कॉलेज और बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मेडिकल के क्षेत्र में, अस्पतालों के क्षेत्र में नौकरियां कैसे मतलब आप अवसर बनाने का एक प्रोसेस आपने शुरू किया है ये, और इस प्रोसेस के आधार पर आप लोकसभा के हिसाब से या आगे जो राष्ट्रीय सरकार का भी यूथ को ये भरोसा दे सकते हैं कि हम अवसर पैदा करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, और उसी का परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ उसका परिणाम है कि आज HCL जो देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी है वो IT सिटी बना रही है लखनऊ में। इसी तरह इन्फोसिस नोएडा में अपना कैंपस बना रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो कहीं ना कहीं नौजवानों को रोजगार, और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लैपटॉप बांटे हैं, मान लीजिए किसी सरकार ने इतने कम समय में 15 लाख लैपटॉप नहीं बांटे होंगे। जहां गुजरात की आप तुलना यूपी से करते हैं तो गुजरात को अगर बांटना पड़े तो 5 साल लगेंगे 15 लाख लैपटॉप बांटने में। उत्तर प्रदेश ने एक ही 2 साल के अंदर बांट करके दिखा दिए। वही मेरा कहना है कि आपने लैपटॉप भी बांटे, आपने बेरोजगारी भत्ता भी बांटा, आप अवसर बढ़ाने वाली भी बात भी करते हैं, लेकिन अगर सर्वे अपनी पार्टी या खुद की तरफ से करवाएं तो ये वाहवाही नहीं हुई है, बदनामी ज़्यादा हुई है। तो और जबकि आप ट्विटर पर भी है, फेसबुक पे भी है, आप टैग से भी तमाम बातें, तो एक तरफ वाहवाही नहीं होना, उल्टे बदनामी होना, तो ये और वो भी आपके रहते हुए जो कि फेसबुक और ट्विटर से जुड़े हुए, ये कैसे, ये क्या अनहोनी है ये? देखिए, ये एक नया समय, नया ज़माना है जहाँ सोशल मीडिया का भी प्रभाव समाज में पड़ रहा है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े लोग हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीच में सरकार बनने के बाद छोड़ दिया था ये सब, लेकिन इधर पार्टी फिर एक्टिव हुई है और हम लोग लगातार अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की जानकारी वहाँ भी पहुँचाते हैं। जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लैपटॉप जब 15 लाख बांट दिए तो अगर लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्योंकि अगर लैपटॉप दिए हैं तो उनको मौका दे दिया, अवसर दे दिया। आपका मानना है कि 2012 में जो यूथ प्रदेश का जुड़ा था, जो सर्वजन वाला यूथ था, सभी समाज का, सभी का रिप्रेजेंटेटिव यूथ था, वो अभी है आपसे जुड़ा हुआ है? और इसलिए मैं कहता हूं कि लैपटॉप जैसी स्कीम जो सबसे बड़ी सोशलिस्ट स्कीम बोलूंगा मैं, और एक सेकुलर स्कीम है। सेकुलर स्कीम इसलिए बोलूंगा, बिना भेदभाव के सरकार ने लैपटॉप दिए हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी जात का होगा, पॉलिसी ऐसी है कि सबको मिला है। और वहीं सोशलिस्ट इसलिए बोलूँगा कि जिस समय लैपटॉप हाथ में आ जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो लोग जानते हैं या जो सीखना चाहते हैं, जिस समय इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, वही युवा सबके साथ बराबर खड़ा दिखाई देगा, ज्ञान में, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में। लेकिन अगर ये होता तो इससे जो पॉलिटिकल माहौल बनना चाहिए था वो हिसाब से ये होना चाहिए था, घर घर मोदी के बजाय घर घर अखिलेश का बनना चाहिए था। क्या ये नहीं लगता? लेकिन माहौल में आपको एक तरह से यूथ, आपकी सभाओं में, आपकी दौरी में यूथ कम नजर आता है, ये फुटेज से तब से नजर भी आता है। ये लगता है किसी गलत चैनल की फुटेज देख ली आपने। अगर आपने फुटेज यकीन से मैं कह सकता हूँ, अगर आप किसी भी चैनल की फुटेज देख लें और फुटेज देख करके अगर आप देखेंगे जो सभाएं हुई हैं, कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकला है। और अभी नहीं, चुनाव में तो निकल ही रहा है, पेंट करके निकल रहे हैं, उत्सव सा मना रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो अभी तो निकल ही रहा है। इससे पहले जो सभाएं हुई हैं, इतनी बड़ी संख्या में कभी नौजवान नहीं निकला जो इस बार सभाओं में दिखाई दिया है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर उनके लिए नहीं सोचा गया और कोई रास्ता दिखा सकता है तो समाजवादी नीतियां और समाजवादी कार्यक्रम। अखिलेश जी, ये नहीं लगता है कि आपके नेतृत्व में, यूथ के नेतृत्व में, यूथ ये चाहता है कि दबंग लीडरशिप हो, दमदार लीडरशिप हो, लेकिन आप
अपने संस्कारों, अपने जो आपके जो बुजुर्गों के या आपने जैसा कैबिनेट बनाया हुआ है उसमें पुरानी जो लेगेसी है उसका जो भार धो रहे हैं, इस कारण आपकी यूथ लीडरशिप जो दमदार बननी चाहिए थी, जो दबंग बननी चाहिए थी, वो नहीं हुई और वो बैकफायर यूथ में हो रही है पूरे देश में। देखिए, राजनीति को सब मानते हैं कि बहुत मुश्किल काम होता है राजनीति में काम करना, और राजनीति में भी मुश्किलें हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं जब सरकार बन जाए। कम से कम मैं तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो फैसले, उनको लागू तो कर रहा हूँ। बजट के अंदर सबको शामिल कर करके जमीन पे तो उतार दिया, तो ये तो उपलब्धि मानी जाएगी। आप पुराने ढर्रे पे जो कर रहे हैं सब पुराना ढर्रा, सब पुराने चेहरे हावी है, सब पुरानी बातें हावी है, सब घर। काम हमारा नया है, और काम नया मैं इसलिए बोल सकता हूँ, आप मान लीजिए जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से हम जोड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के फीडर सेपरेशन का काम शुरू हो गया, तहसील स्तर पर फीडर सेपरेशन का काम शुरू कर दिया है। इधर लैपटॉप इतने बड़े पैमाने पे बांट दिया है। इधर हम लोगों ने मंडी में भी सुधार किया। मान लीजिए मंडी से सड़कें तो गांव में बन नहीं रही हैं, 2000 गांव लगभग सीसी रोड बना रहे हैं। इसके साथ साथ किसान बाजार का भी एक नया हम बाजार बनाना शुरू करें, जहां पर किसान खुद खेत से पैदा कर करके अपनी चाहे सब्जी हो चाहे और कुछ भी पैदा करके सीधा बाजार से न जाकर के वो किसान बाजार जो मंडी उपलब्ध कराएगा उसमें बेच सकें। आपके अनुसार जो आप ये उपलब्धियां बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इन्हीं उपलब्धियों या इन्हीं बातों के ऊपर, उसके ऊपर क्या यूथ या पूरा उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला, जो 80 सांसद चुनने वाला है, वो नेताजी के लिए 40-45 सीटें, क्योंकि ये ध्यान रहे 2012 में आपको रिकॉर्ड जीत हुई थी, करीब 204 सीटें जो कि उसमें मिली आपको, वो उसके के हिसाब से 45 सीटें कम से कम लोकसभा की आपको मिलनी चाहिए थी, और उसी के आधार पर नेताजी ने आपको गद्दी सौंपी और उन्होंने लाल किले की तरफ साइकिल यात्रा अपनी शुरू की, और उन्होंने एक मकसद बनाया कि मेरा बेटा मुझे वहाँ दिल्ली पहुँचाएगा। तो क्या ये मानना है आपका कि ये जो आप तमाम काम बता रहे हैं, तो आपके इस काम के आधार के ऊपर लोग वापस 2012 की तरह आपके काम को देखते हुए वोट देंगे? देखिए, सरकार में रहकर भी समाजवादी पार्टी लगातार जनता में रही, और सरकार बनाने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने जनता का सहयोग लिया। ये पहली सरकार है जहां लगातार अपनी उपलब्धियां हम लोग जनता के बीच में लेकर के गए। परिणाम जब आएगा, अभी तो क्योंकि परिणाम नहीं आया है, अभी केवल चुनाव की तारीखें, नामांकन हुए, फर्स्ट फेज का चुनाव होना शुरू होगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके पार्टी आएगी। नहीं अखिलेश जी, वो मैं बात आपकी, लेकिन आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र में हिसाब से आपने जो किया है और मैंने 2 वर्षों में ये किया, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर हमारा ये रिकॉर्ड रहा है, यहाँ आपको ये मिलना चाहिए, वो उस तरह का घोषणा पत्र नहीं बना। आपने अलग तरह के वायदे, फॉरवर्ड कमीशन बनाने का, या आपने मतलब बहुत अलग चीज़ें जो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, जो एक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो वोट मांगना चाहिए था, वो अप्रोच उसमें झलकी नहीं है। नहीं, आज का दिन तो केवल देश का जो आने वाले समय में सरकार देश को वायदा था, देश के लिए क्या हो संपूर्ण वो वायदा था, लेकिन उसमें कुछ हवाला उत्तर प्रदेश में आपके राज्य के जरिए हवाला दिया जाना चाहिए था। केवल इसी पे रखी बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम बहुत हुए हैं। मान लीजिए मैं बेरोजगारी भत्ता है, विद्याधन है, 10वां पास बेटियों की मदद है, इसी तरह और नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, किसान दुर्घटना बीमा है, और बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कोई पूरे देश में बता दे कि किसानों का पानी मुफ्त किया हो। कोई प्रदेश पानी मुफ्त नहीं किया किसानों का, समाजवादी पार्टी ने कर दी। एम्बुलेंस सेवा हम लोगों की चल रही मुफ्त है। इसी तरह अस्पतालों में सभी जांचें और सभी के एक्सरे से लेकर के दवाई मुफ्त दे दी है। हमने यहाँ तक तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश का अगर विधायक अपनी विधायक निधि से अगर गरीब की अपने क्षेत्र की मदद करना चाहेगा तो उसमें से 25 लाख रुपए की मदद हो सकती है और मदद कर सकता है। पर अखिलेश जी, आप ये जितनी बातें कह रहे हैं कि भले आपने मुफ्त दवा दे रहे हो, आपने मुफ्त पानी कर दिया, आप फीडर कर रहे हैं, आप अवसर की ये कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों की जबान पे नहीं चढ़ा हुआ, लोग फील नहीं कर रहे हैं। असली संकट ये है, आपका संकट असली ये है कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। लोग समझते हैं 2 साल जाया हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रचार हावी हो गया, और जो लोग अपनी छवि बनाए थे कि देश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है उनके प्रदेश में, गुजरात मॉडल बता करके आए, एक कांग्रेस पार्टी भारत निर्माण का एक नारा लेकर के आए, लेकिन आखिरकार जो गुजरात मॉडल है, क्या गुजरात मॉडल बताया गया क्या है? इसीलिए ये दल, जो बड़े दल हैं,
इन्होंने रास्ता क्या अपनाया, एक कम्युनल रास्ता अपनाया जो डेवलपमेंट के बहाने देश में छवि बनाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने कम्युनल रास्ता अपना लिया। इसलिए आज बहस आप उसको कम्युनल की तरफ नहीं ले जाए, क्योंकि घोषणा पत्र में भी और खासतौर पे नेताजी ने भी जो कहा है उसके अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है। एक तरह से पूरा फोकस मुस्लिम राजनीति पे हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी कभी मुझसे प्रेस के लोगों ने पूछा या पार्टी के बीच में बात रखी तो मैंने कहा कि ये मौका है कम्युनल ताकतों को रोकना और समाजवादी पार्टी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो जनता के बीच में रखना और सामने लाना। तो ये आप क्या ये भाषणों में उसमें डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, यूथ के हाथों हो रहा है, ये फोकस हो रहा है? बिल्कुल कह रहा हूं मैं। और आप हमारे पार्टी का प्रचार अगर देखेंगे, मान लीजिए विद्याधन किसको मिल रहा है, जो 12वां पास बेटी है उसको मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता उसको मिला है जो नौजवान को रोजगार नहीं मिला है, लैपटॉप उसको मिला जो आगे की पढ़ाई करने जा रहा है, MBBS किसको एडमिशन मिला, वो भी नौजवान है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि जितने नौजवानों के लिए कार्यक्रम चलाए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कहीं देश में इतने बड़े पैमाने पर सरकार नहीं चली। जहां काम हुए जहां काम हुए वो प्लस समाजवादी पार्टी का संगठन दोनों मिलकर के जब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो चुनाव में जिसका परिणाम आएगा तो आप देखेंगे पार्टी समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। और उसके भरोसे आपको विश्वास है कि प्रदेश के अंदर जो चुनाव का जो मुद्दा होगा वो आपका विकास होगा, न कि कम्युनल राजनीति होगी, न कि मुस्लिम वोट की राजनीति होगी। कम्युनल ताकतों को रोकना नहीं, तो उसके लिए मुस्लिम कार्ड फिर आपका होगा या डेवलपमेंट वाला होगा? मैंने ये कहा कि डेवलपमेंट तो हमने बताया है। मान लीजिए तमाम दल हैं जो जानबूझ करके कम्युनल रास्ता अपनाना चाहते हैं, उन ताकतों को रोक करके जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस पर बहस रखनी है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोग क्या विदेश नीति पे बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उनका भाषण अगर सुना जाए तो क्या रक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव लाना, उस पर कहीं भाषण पर उनके प्रधानमंत्री दावेदार सब तरह के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और आपके यहाँ से या बाकी पार्टियों की तरफ से उन सवालों पर जितना समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है रक्षा के सवाल में, विदेश नीति के सवाल पे, देश की आर्थिक नीति कैसी हो या परिवर्तन कैसे लाया जाए, वो केवल समाजवादी पार्टी है। आप इनके उत्तर प्रदेश के भाषण सुनिए, इन्होंने मंचों तक पे अपना धर्म का इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने अपने नारे बना लिए धर्म में जो लगाए जाते हैं, इन्हें रोकना पड़ा अपने आप को। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की तरफ ये लोग आए हैं इन्होंने कम्युनल रास्ता अपना लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी है, देश को सोशलिस्ट रास्ते पे ले जाना, सेकुलर रास्ते पे ले जाना, और जो लोग इन तमाम मुद्दों को दबा करके कम्युनल रास्ता अपनाना चाहते हैं उनको रोकना। जी अखिलेश जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखें। अखिलेश जी, आपने अपनी तमाम उपलब्धियां, 2 साल के कार्यकाल का तमाम ब्यौरा दिया, तमाम आपने संकट बताए। बुनियादी तौर पर मेरा फिर ये कहना है कि जो 2012 में जो हवा बनी थी उत्तर प्रदेश में आपके पक्ष में, आपकी साइकिल यात्रा को लेकर, आपको लेकर, वो उस हवा में कमी होने के पीछे क्या ये नहीं कि आपने खुद अपने इस सरकार में आकर सत्ता मुख्यमंत्री के पद में आने के बाद कई चीज़ें भुला दी, खुद आप मतलब सोशल मीडिया से भी एक तरह से बाहर हुए, या आप जो आपका जो एजेंडा था यूथ को लेकर फोकस, उसके बजाय सरकार चलाने, जो आपने कहा है कि सरकार चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला होता है, उन सब में खो गए। ये वजह नहीं है जिसके कारण कि लोगों का मोह भंग कुछ हद तक हुआ है? नहीं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जो रैलियां हुई, जिसमें कि एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचार कर दिया कि उनकी रैली से ज़्यादा जन समर्थन किसी की रैलियों में नहीं है। और फिर जब समाजवादी पार्टी की रैली हुई उसमें जिस तरह से जन समर्थन जुटा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि हमारी उपलब्धियां ज़्यादा हैं। और जब समाजवादी पार्टी ने उपलब्धि बताई अपनी सरकार की 2 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर बताया तो ये पीछे हट गए। आज उत्तर प्रदेश में अमूल 3 कारखाने लगाने जा रहा है, मदर डेयरी एक और कारखाना लगाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन ज़्यादा है। तो कोशिश हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है, अगर जहाँ हम खेती की तरफ अच्छा ध्यान देंगे, जहाँ सही मूल्य दिलाने का काम करेगी सरकार, वहीं अगर ये काम भी शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गांव की ठीक होगी। तो जहाँ काम किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव लाए हैं, कौन स्टेट है जिसने 500 MBBS सीटें दी होंगी, 3 मेडिकल कॉलेज बना के खड़े कर दिए हों? इसके साथ में क्या आप ये नहीं मानते कि ये लोकसभा चुनाव, महंगाई, ये लोकसभा चुनाव एक तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और राजनीतिक व्यवस्था, नेतृत्व के प्रति अविश्वास को लेकर उसके मुद्दे के ऊपर बुनियादी तौर पे लड़ा जा रहा है। इन 3 मुद्दों पे आपने अपने निजी तौर पर बतौर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, महंगाई और
राजनेता या व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास है उसको लेकर क्या कुछ किया है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए जो सरकार के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर जो काम हो सकता है वो किया है। एक भी नया टैक्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं लगने दिया। जहाँ तक महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल है, उस पर भी नियंत्रण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। जहाँ कहीं अगर सूचना मिली है कि भ्रष्टाचार का सवाल है तो उसको रोकने का काम किया। और उसमें आप जुनूनी और जिद्दी अंदाज में किसी एक मुद्दे के ऊपर, जैसे अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार को लेकर एक जुनूनी इमेज है, ऐसा कुछ जुनूनी अंदाज आपने अपनी स्टाइल में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? जो भ्रष्टाचार का सवाल उन्होंने उठाया, जिनका नाम आपने लिया अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, उनके तमाम सहयोगी ने केवल उसको फैशन माना भ्रष्टाचार को। आज भी मैं कह सकता हूं, मान लीजिए जिन 12 लाख नौजवानों को हम रोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कहीं 1% की शिकायतों की भ्रष्टाचार हुआ हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अगर आप उससे आप सब मॉनिटर करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से मॉनिटर करते हैं कि कहां क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई गपलेबाजी नहीं है। जो आपको उत्तर प्रदेश, जहां बहुत सारे सवाल खड़े होते थे उत्तर प्रदेश में, और मैं नहीं जाना चाहता हूं किस तरह की सरकार पुरानी थी, जो आदत खराब की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी, और बहुत सारे स्तर पर जो बुराई आ गई थी उसको दूर किया। और उसके बाद अगर आज भी टेक्नोलॉजी का और सही अधिकारियों को बैठा करके और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। आपने पिछले 2 सालों में टेक्नोलॉजी का पूरा अच्छा कायदे से ज्यादा उपयोग किया, शुरुआत की है, और धीरे धीरे और विभागों में और स्तर पे, उदाहरण के लिए मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 12 लाख नौजवानों को जहां बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ऑनलाइन है, उनका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर दिया है और उनको पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया। कहीं कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं है। इसी तरह मान लीजिए 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए, किसी भी विपक्ष ने या कहीं से भी कोई उंगली नहीं उठा पाया, ना खरीद पर और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये जो है ना, ये इसमें ये लोगों का कहना है कि ये आपके इनिशिएटिव पे है, और बुनियादी तौर पर ये भी हकीकत है कि 2 वर्षों में आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और किसी तरह भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आए। लेकिन ये जो आपने पहल की वो अपनी जगह है, लेकिन बाकी तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ये है उसके अंदर, और जो पुराने सहयोगी है उसमें एक तरह से ये भ्रष्टाचार की बात भी होती है, कानून व्यवस्था के उनके चलते बिगड़ने की भी बात है। वो तमाम कमियां आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल होता, ये सही है, कोई प्रदेश होगा, कहीं भी होगा, घटनाएं होंगी। अगर घटनाएं नहीं होंगी तो थाने बंद कर देंगे हर प्रदेश में। ऐसा तो है नहीं किसी प्रदेश में थाने बंद हो गए हों। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा प्रदेश है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट है, राष्ट्रीय नेतृत्व हर पार्टी का यहाँ दिखाई देता है, और बहुत सारे चैनल, अखबार का इंटरेस्ट भी रहता है कि उत्तर प्रदेश है तो उसका जो घटना हुई है बढ़ा चढ़ा के भी दिखाना। ये सही है कि जहाँ जानकारी समाजवादी पार्टी को मुझे मिली है उस घटना पे कार्रवाई हुई है। और अगर कानून व्यवस्था खराब होता तो इतनी बड़ी कंपनियां, एचसीएल कंपनी है, मान लीजिए इन्फोसिस है, मान लीजिए और इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, मान लीजिए बिजली के कारखाने लग रहे हैं। इसमें मेरा फिर कहना है कि ये इन चीजों में आपका पर निजी फोकस है, उसके कारण कुछ जरा ठीक गति हो रही होगी, लेकिन बाकी जो पूरी सरकार का 80% हिस्सा अगर माना जाए तो वो जो इमेज बनी परसेप्शन के लेवल पे, उसमें गड़बड़ है और उसको आप दबंगता से काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं, ये समय बड़ा प्रचार का है और जो व्यवस्था है वो बड़ी झटपट वाली हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों ने तो कंपनियां बड़ी बड़ी ले ली अपने आप को प्रोफाइल बनाने के लिए और अपने प्रचार के लिए, कई हजार करोड़, ये कोई उंगली नहीं उठा सकता। कि आपने जब साइकिल यात्रा की, आपने जब चुनाव लड़ा, तो आपकी जो इमेज हुई वो कोई आपने प्रायोजित नहीं थी, वो नेचुरल अंदाज में हुई। तो आज भी अगर जो कुछ बदनामी वाली भी, तो वो नेचुरल अंदाज में नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सरकार के काम हैं, मान लीजिए जो अच्छे काम है सरकार के, वो तो प्रचार नहीं होता। मान लीजिए किसान दुर्घटना बीमा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 5 लाख किया और बड़े पैमाने पे किसानों को बांटने का काम किया। मान लीजिए 2000 गांव में सीसी रोड बना दी केवल मंडी से ही, किसान बाजार बनने लगा, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, रोजगारी भत्ता दिया, विद्याधन दिया, 10वां पास बेटियों की मदद की। मान लीजिए 4 लेनिंग ऑफ हाईवे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े पैमाने पे पुल बन रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, मान लीजिए मेट्रो के लिए पहल शुरू कर दी है। तो ये बड़े काम हैं और बड़े कामों का प्रचार कहाँ होता है? मेरा फिर ये कहना, आप मीडिया को दोषी कि भाई मीडिया को दोषी नहीं बोल रहा हूं, प्रचार पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रचार अब छोड़ दिया उन्होंने, दोष नहीं दिया। मैंने केवल इतना कहा कि जब राष्ट्रीय पार्टियां बड़े पैमाने पर जो कंपनियां ऐसी होती है जो प्रचार में इस्तेमाल करती, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। अखिलेश जी, आप सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है,
80 सीटों वाले प्रदेश के नायक है और आपके पास सारे संसाधन है, सारे तो रिसोर्सेस है, 1000 करोड़ मैं भी खर्च करूं प्रचार में। वो सवाल नहीं, अच्छा, लेकिन आपके पास ताकत कम नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या विदेशी कंपनियों को सहारा लेकर के प्रचार करना शुरू किया कि नहीं किया है? तो आप ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी 1000 रुपए करोड़ का इकट्ठा कर करके प्रचार के लिए कोई कंपनी हायर कर ले? मेरा ये कहना है कि आप 2012 के चुनाव से पहले 6 महीने आपने जो प्रचार किया, जो आपकी खुद की हवा जो आंधी आई एक तरह से, वो मीडिया के जरिए, वो प्रचार के जरिए आंधी आई, वो नेचुरल थी। वैसे ही अगर काम अगर अच्छा है और बिल्कुल खिलता हुआ काम है तो आपकी वाहवाही अपने आप होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये सही है कि उस समय बहुत प्रचार हुआ और बहुत दिखाई दिया। वो प्रचार एक दिन का नहीं था, 2 साल लगातार हम लोगों ने प्रचार तो किया। अब भी 2 साल आपने राज है, आपका राज है आपका। लेकिन मीडिया ने दिखाया बाद में, केवल आखिरी के 15-20 दिन, कि 15 दिन में जब उनको भरोसा हो गया कि जनता ने परिवर्तन की ठान ली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 2 साल की उपलब्धियां हैं हम लोगों ने जनता के बीच में पहुंचाई हैं, ये चुनाव समझाने का है और उन्हें बताने का है कि समाजवादी पार्टी ने एक ठोस रास्ता अपनाया है, जिसमें कि किसान, गांव और शहरों का भी और हर वर्ग के लोगों का, चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, उनको साथ लेकर के और खुशहाली का रास्ता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम है तो कोई दूसरा दल मुझे बताए कि लैपटॉप की जगह क्या काम करेंगे, आप विद्याधन की वजह क्या देंगे आप बेटियों को जो पढ़ने वाली हैं, या मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी पार्टी खोल रही है या पैरामेडिकल खोल रही है। तो मैं एक अपने उदाहरण अनुभव के नाते कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने लैपटॉप से लेकर तमाम तरह की जो है ना ऐसी 20 योजनाएं बनाई थी, और इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने नहीं, मैं एक तुलना, शिवराज सिंह चौहान ने भी बनाई, 10 योजनाएं बनाई, सब कुछ की, लेकिन पब्लिक से जो कनेक्टिविटी या पब्लिक के बीच में उससे एक फर्क आया। वो कहीं आपकी कमी खुद की जनसंपर्क, खुद पब्लिक निजी तौर पर उसमें कमी नहीं लगती। दोनों मुख्यमंत्रियों का जब आपने नाम लिया है और आप ये भी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने शादियां करा करके अपने आप को मामा बना लिया, प्रदेश का मामा बनाया। और मैं आपको आंकड़े के साथ ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शादियों के लिए गरीब परिवार की बेटियों की मदद होती है वो मध्य प्रदेश से ज्यादा होती है। दूसरा, 4 गुना से ज्यादा लड़कियों की शादी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। पर बावजूद इसके अगर इसका हमें अब दूसरा हम बता दें, जिस लैपटॉप की आपने बात की है राजस्थान की, जो मुख्यमंत्री ने वहां लैपटॉप दिया है वो दे रहे हैं मेधावी छात्रों को। वो उनकी स्कीम जो है वो स्कीम ये कहती है, आपने तो पूरी 12वीं क्लास पास होने के बाद दिया है स्कीम। आप स्कीम को सुनिए, उन्होंने स्कीम कहा है कि हम जो मेधावी छात्र उनको देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि लैपटॉप हम देंगे तब आपको मेधावी छात्र बनाएंगे, तो वो मेधावी छात्रों को दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी छात्रों के बीच में लैपटॉप दे करके उनको मेधावी छात्र बना रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जहां कुछ लड़कियों की शादी कर करके वो मामा बन गए, और वहीं उत्तर प्रदेश ने उनसे 4 गुना ज्यादा बेटियों की शादी की है और उनसे दुगना ज्यादा लड़कियों की शादियों में पैसा गरीब परिवार के दी। नहीं, पर आप न मामा बने न भाई बने, आप कुछ भी नहीं बने, ये एक त्रासदी नहीं है। नहीं, जो योजना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि काम में समाजवादी पार्टी आगे है, प्रचार में हम पीछे हैं। पूरे गरीब का इलाज जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हो रहा है, और जो सूचना मिल जाती है, जो जानकारी देते हैं, सरकारी अस्पताल बनाना शुरू किए हैं और उनका इंतजाम को बेहतर करना शुरू। अखिलेश जी, आपके अनुसार आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस से 100 में से अपने आप को कितना प्रतिशत मार्क? मैं नंबर इसलिए नहीं दूंगा कि मैं कंजूस नहीं हूँ, और अगर नंबर देने होंगे नहीं, पर आप पूरे नंबर दीजिए, भरपूर दीजिए अपने, उसमें क्या, लेकिन जनता वो तो ये कि आप जो नंबर देंगे वो जनता नाचेगी। मैं अपने नंबर खुद दूं तो मैं कंजूस नहीं हुई, आप मतलब जानकारी में हो तो मैं 100 से कम तो नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होना। नहीं तो इस नंबर के साथ में फिर एक सवाल ये उठता है, नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे ज्यादा, कि आपके पिताजी नेताजी जो है वो आपके बूते लाल किले की जो लड़ाई है या मुख्य प्रधानमंत्री की पद की तरफ दावेदार है। क्या आप जो आपको उन्होंने जो विरासत दी है, जो आपको उन्होंने दिया है, उसका पितृ ऋण आप उनको 45 सीटें 40 सीटें दिला के पूरा करने की स्थिति में अपने को पाते हैं, या ये पाते हैं कि नहीं मैं कोशिश करूंगा, इतना ही कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, और उत्तर प्रदेश का एक अलग तरह से चुनाव है, और सब ताकत उत्तर प्रदेश की तरफ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों और चाहे कांग्रेस जो अभी लड़ाई में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने तय नहीं किया कि करना क्या है, तो सीधा जो मुकाबला है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में यहां आने के साथ में सबका कहना है कि अगर कोई सामाजिक समीकरण के नाते ठोस है
तो वो बनता हुआ मामला उनका लगता है और आप पीछे जा रहे हो। और ये सर्वेक्षण भी लगातार कह रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि एक यूथ नेता के नाते जो आपने किया, जो 2 साल है, मतलब सर्वेक्षण हो, रायशुमारी हो, मीडिया की इंप्रेशन हो, ये हो, इसमें आप जो इस विकट स्थिति में फंसे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव समझाने का भी है और दूसरे दलों से ये सवाल करने का है, समझने का भी नहीं, समझने का नहीं, समझाने का है जो सरकार ने काम किए हैं। और वहीं दूसरे दलों से ये सवाल करना है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव आए हैं तो आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। मैं समझता हूं इन बातों के बीच में जब हम लोग पाएंगे और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा तो समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा और पहले से ज्यादा, अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। पर बुनियादी तौर पर आप ये मानते हैं कि जो अगले 1.5 महीने के अंदर जो चुनावी माहौल जो होगा, प्रचार, वो आपके खुद के अभी तक के कामकाज, उसके ऊपर जनादेश होगा, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोग वोट देंगे या राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों के आधार पर वोट होगा? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा और मैंने जनता से अपील भी की है, जिस सभा में गया राष्ट्रीय सवालों से को लेकर के जो बड़े सवाल हैं, देश के सवाल हैं, उन पे जनता विचार करे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 10 साल का समय बर्बाद किया। आप देखिए, और कांग्रेस दूसरा, जो जिक्र कर रहे जब राष्ट्रीय मुद्दों पे सवाल करेंगे और देश का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी पे क्यों नहीं सवाल किया जाएगा? जनता को सोचना पड़ेगा और आकलन करना पड़ेगा कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार ने आखिरकार जनता के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के जो 2 साल का कामकाज है उसका आकलन करना होगा। जी नहीं, मेरा ये कहना है कि यहाँ आप कांग्रेस को जो बहुत हाईलाइट पे लेकर आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ एक तरफ आप ये बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर जजमेंट की बात चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अमेठी रायबरेली के अंदर वो जो अभी फैसला आपने किया वहां उम्मीदवार नहीं करेंगे, तो वो एक तरह से जनता में ये मैसेज नहीं जाता है कि भाई ये तो कुल मिला के तो कांग्रेस जिसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी माहौल है उसी के साथ में चुनाव लड़ते हुए लगते हैं, ये खतरनाक नहीं है? समाजवादी पार्टी कोई साथ लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, साथ नहीं, मतलब लेकिन ये सच्चाई है कि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी वहां नहीं उतारा था और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का भी फैसला है। और राजनीति में कुछ अच्छा शिष्टाचार से खराब नहीं है क्या? शिष्टाचार नहीं हो सकता? क्या राजनीतिक शिष्टाचार इतना भी नहीं कि हम 1-2 सीटों पे नहीं लड़ेंगे? नहीं, आप मेरा यहाँ ये कहना है आप अखिलेश जी कि आप ये शिष्टाचार, क्या आप सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं? आपकी और नेताजी ने जो ग्रूमिंग की है उसमें आप सचमुच में ये सब तरफ, ये जरूर हर तरफ ये धारणा है कि आप बहुत संस्कारी है, लेकिन उस संस्कारी के होने के कारण ही आप तमाम तरह की बेईमानियों, बदजुबानियों, इन सबको आप ढोते रहते हैं। आप दबंगता से इन सबको काट नहीं पाते हैं। राजनीतिक जो धमक आपको बनानी चाहिए ये शिष्टाचार और संस्कार के कारण नहीं करते हैं। इसी कारण आपकी जो पूरी प्रतिष्ठा, जो आपका बिल्कुल इस युवा उस अवस्था में वो खतरे में पड़ा हुआ, ये एक धारणा। तो ये शिष्टाचार और संस्कार से उठ के जरा सख्त राज भी तो कीजिए आप। देखिए, जहां जरूरत थी शक्ति की वो शक्ति की। आपका कोई शक्ति वाला फैसला नजर नहीं आता है? किसी कौन सा फैसला नहीं नजर आता? नजर नहीं आता। आप बताइए, फंसे हुए लगते हैं चारों तरफ। नहीं, आप बताइए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जो दोषी हैं वो दिए। अभी 2 प्रमुख सचिव को चार्जशीट दी, 1 प्रमुख सचिव को सस्पेंड कर दिया। तो आप क्या चाहते हो? और जब उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें तो आप प्रचार ये करते हैं कि अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे याद है एक एसडीएम का केवल सस्पेंशन हुआ था और उसने झगड़ा लगा दिया होता उस जमीन गांव में जाकर के, लेकिन उस वक्त कितनी बदनामी समाजवादी पार्टी को सामना करना पड़ा। मतलब लेकिन आप दबंगता और दमदार वाली अधिकारी को सस्पेंड कर दिया तो हमारे खिलाफ कितना प्रचार चला। कोई चैनल हो जिसपे खिलाफ प्रचार न रहा हो, और जब उसी अधिकारी को अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी तो कहीं खबर तक नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने पूर्व शासन भी देखा है जहां बिल्कुल दबंगता के साथ में, बिल्कुल डर के साथ में राज होता था, प्रशासन था, चलता था, व्यवस्था मशीनरी चलती हुई लगती थी। और आप अभी शिष्टाचार और उसके चक्कर में बिल्कुल ढुलमुल वाला मामला इमेज बनाएंगे तो खतरनाक नहीं होगा? जिस सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं, जानकारी दे दूं। उनसे ज्यादा जनता से मिलने का काम, और कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र तो वापस आ गया। कोई अपनी बात तो रख सकता है आकर के। जनता का दरबार जो किया उसमें लाखों लोगों को मदद करने का काम सरकार ने किया। उनकी परेशानियों को सुना, उनके तमाम दुख दर्द थे उनको दूर करने का सरकार ने कोशिश तो की और किया। यहाँ जनता मिल सकती है, पुराने मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता था और कितना अपमानित होना पड़ता था। अगर वही घमंड, अगर वही रुतबा चाहें तो उनकी सीट कितनी मिली थी? उन्हें जनता ने बाहर किया, जनता ने बाहर किया। उनके कई मंत्री जेल गए, कई लोगों पे अभी आरोप चल रहे हैं, कई घोटाले हुए। एनआरएचएम घोटाला हुआ, पत्थरों का घोटाला हुआ, सड़कों का हुआ, बिजली को लेकर घोटाला हुआ। इतने घोटाले हम बता दें, लेकिन उससे लाभ क्या मिला?
तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, करने लाभ वाले क्या, लोग कई लोग समाजवादी लोग हैं। कई लोग पुराने राज को याद कर रहे हैं, ये देखिए। और अगर मान लीजिए चुनाव में अगर बीएसपी अगर सेकंड अगर उसमें हुई, तो वो फिर आपको अपनी इस सोच पे बदल करना पड़ेगा। देखिए, सवाल वो नहीं है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां लोगों का व्यवहार से और अच्छे व्यवहार से बातचीत और सम्मान देने का, अगर उसकी वजह से कोई सरकार हार जाए कि आप शिष्टाचार अच्छा करते हैं, आप किसी को अपमानित नहीं करते हैं, आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते हैं, अगर उसलिए हार जाएं तो इसका मतलब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार करिए, अपमानित करिए, तो आपकी सख्त सरकार मानी जाएगी। नहीं, लब्बो लुआब में आपके अनुसार राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर और आपके अपने निज जो आपने नौजवान होने के मुख्यमंत्री के नाते जो फैसले किए उसके ऊपर, और संस्कार और शिष्टाचारी राज के बूते पर जनता के लोग जनादेश 16 मई को देंगे उत्तर प्रदेश में, ये आपका मानना है बुनियादी तौर पर? दोनों बातें हैं। जनता आकलन करेगी कि सरकारों ने किस तरीके से काम किया है, क्या उनकी उपलब्धियां जनता तक पहुंची हैं, चाहे वो 10 साल कांग्रेस के हों, बहुजन समाज पार्टी ने जो 5 साल पहले सरकार चलाई, या भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगी जो समाजवादी पार्टी नहीं काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं तुलना होगी, बहस छिड़ी है लोगों के बीच में, हर राष्ट्रीय पार्टी, हर नेता अपनी बात रख रहा है, और जब जनता आकलन करेगी तो मैं समझता हूं जो ठोस विकास की ओर ले जाने का काम, और किसानों से लेकर के नौजवान, और जिस तरीके से हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी ने उपलब्धि पहुंचाई है, समाजवादी पार्टी की मदद जनता करेगी, और सेकुलर के सवाल पर और कम्युनल ताकतों को हराने के पक्ष में भी समाजवादी। ये आपका इस पूरी चुनाव की रणनीति है और ये आपका आत्मविश्वास है। जी अखिलेश जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और हमारी टीम के अजीत द्विवेदी, श्रुति व्यास, सभी की तरफ से, और ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए।